अच्छा बच्चों, अब हम बात करेंगे जनरल ट्रीटमेंट की, कि अगर किसी को पॉइजनिंग हो जाए तो फिर जनरल ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए, और बेसिक आपका जो मोटिव है, ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है। बुनियादी तौर पर हमें कोशिश ये करनी होती है कि पेशेंट या विक्टिम जो है वो सरवाइव करे, उसकी जान बचे, और जहर भी जो है वो जिस्म से निकले, उसका इखराज मुमकिन हो, और तमाम जो बेसिक बुनियादी जो वाइटल्स हैं वो उसके बरकरार रहें, और किसी भी तरीके से हम सेलेक्टिव एंटीडोट या जर्नल एंटीडोट्स उसको इंट्रोड्यूस कराएं ताकि जहर के असरात खत्म हो। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने जिक्र किया एंटीडोट, एंटीडोट का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो जहर के असरात को नलीफाई कर दे, रिवर्स कर दे, खत्म कर दे। देखिए एक जनरल सी बात है, जो भी पॉइजन जहर जिस्म में गया है उसकी अपनी कोई केमिस्ट्री होगी। ये मुमकिन नहीं है ना कि विदाउट केमिस्ट्री कोई भी कंपाउंड अपना असर छोड़े। तो उसकी केमिस्ट्री के अगेंस्ट हमने कुछ केमिकल्स इंट्रोड्यूस कराने होते हैं। तो चंद एंटीडोट्स दरियाफ्त हो चुके हैं। उनमें से कुछ जो है सेलेक्टिव हैं और कुछ जो है नॉन सेलेक्टिव हैं, जैसे कि यूनिवर्सल एंटीडोट। इसकी तफसील मैं आगे बयान करूंगा, इंशाल्लाह ताला डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो बेसिक मोटिव ये है कि हम उसकी जान बचाएं, उसके वाइटल्स बरकरार रहें, उसके जिस्म से जहरीले असरात खत्म किए जाएं और जहर को जिस्म से बाहर निकाला जाए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो जहर है उसको बाहर कैसे निकाला जा सकता है। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जहर किस रूट से एंटर हुआ है जिस्म में। अब फर्ज करें जहरीली गैस उसको उसकी पॉइजनिंग हो गई है, कार्बन डाइऑक्साइड या कोई भी क्लोरीन गैस है, H2S गैस है। जी बेटा कह रही चुप करो। कह रही हैं। अच्छा स्टार्ट करूं बेटा, माइक्स बंद कर लो। अच्छा, बात यह है कि देखना ये होता है कि जहर जो है वो किस रूट से एंटर हुआ है जिस्म में। अगर इनहेल्ड पॉइजन है, कोई ना कोई गैस अगर उसके जिस्म में दाखिल हो गई है, तो सबसे पहले उस एनवायरनमेंट से उसको दूर किया जाए जहां पर वो गैस लीक हो रही है या गैस मौजूद है। तो फ्रेश एयर वाले एनवायरनमेंट में लाया जाए इसको। बेटा माइक्स बंद कर दो। अच्छा, दूसरा ये कि उसका जो एयर पैसेज है उसको क्लियर रखा जाए, उसके नॉस्ट्रल्स और मुंह में कोई ऐसी चीज मौजूद ना हो जिससे उसकी सांस में तंगी हो रही हो। तो एयर वे क्लियर करना चाहिए। तीसरी चीज है कि हमें आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन का इंतजाम करना है, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन का इंतजाम करना है। जल्द अज जल्द कोशिश ये करें कि उसको आर्टिफिशियल ऑक्सीजन की तरफ लेके जाए। अदरवाइज पॉइजनिंग इस हद तक हो चुकी होती है कि वो अनकॉन्शियस हो जाता है और बड़ी तेजी से जो है वो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का शिकार हो रहा होता है पेशेंट। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में आपको आर्टिफिशियल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती ही होती है। इसमें खाली ये नहीं कि हम फ्रेश एयर में उसको ले आए और पंखे झल रहे हो और ये तस्वुर करें कि नहीं जी अब वो उस एनवायरनमेंट से निकल गया खुद ही ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हमें सीवियर केसेस में आर्टिफिशियल ऑक्सीजन की जरूरत होती है। हमें इसको नजदीक तरीन हॉस्पिटल में, क्लिनिक में लेके जाना चाहिए जहां पर ऑक्सीजन का इंतजाम मौजूद हो। ठीक है। इंजेक्टेड पॉइजन्स, मसलन अगर इंजेक्टेबल की सूरत में कोई पॉइजन चले गया, जैसे इंसुलिन की मैंने आपको मिसाल बताई थी, इंसुलिन ज्यादा मकदार में लग गया तो अब क्या करेंगे। या कोई नशावर इंजेक्शन था, सेडेटिव था, वो लगा लिया। या स्नेक बाइट हो गया, कीड़े मकोड़ों ने काट लिया। अब जाहिर सी बात है ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में बड़ी तेजी से पॉइजन आना शुरू हो जाते हैं। तो जितनी जल्दी हो जैसे ही पता चले कि इंसेक्ट बाइट हुआ है, इंजेक्शन लग गया, तो हमें उसको रोकने की कोशिश ऐसे करनी होती है कि एक टॉर्निक्वेट या एक बैंड उस एरिया में जहां पर बाइट का निशान मौजूद हो या इंजेक्शन का निशान मौजूद हो, उससे 3-4 इंच छोड़कर ऊपरी जानिब पर, मसलन अगर कलाई पर निशान मौजूद है तो हमें फोर आर्म के दरमियान में एक रस्सी बांधनी होती है, एक बैंड बांधना होता है, एक टॉर्निक्वेट बांधना होता है ताकि वेनस रिटर्न रुके। अच्छा, हाथ को लटका के रखना होता है, ऊपर की जानिब नहीं उठाना होता। ऊपर की जानिब उठाएंगे तो वेनस रिटर्न बड़ी तेजी से हार्ट की तरफ आ जाएगा और फिर हार्ट जो है पूरे जिस्म में इसको फैला देगा। तीसरी चीज ये कि इतना टाइट बांधे कि वेनस रिटर्न रुके। अब इससे ज्यादा अगर बहुत ज्यादा टाइट करके बांध दिया तो आर्टीरियल सप्लाई भी रुक जाएगी, तो ये नहीं करना है हमने।
आर्टीरियल सप्लाई आने देनी है, वेनस रिटर्न को रोकना है। तो इतना प्रेशर होना चाहिए इस बैंड में। आपने कभी ब्लड निकलते हुए देखा है? जब ब्लड सैंपल लेते हैं वेन्स में से, लेबोरेटरी में दिया होगा कभी ब्लड, और कभी आपने ब्लड ड्रॉ भी किया होगा। यस सर। यस सर। तो एक टॉर्निक्वेट बांधा जाता है, वो कितना टाइट बांधते हैं? क्या बहुत ज्यादा टाइट बांध देते हैं? यस सर। नहीं, देखिए इतना टाइट बांधना चाहिए कि वेन्स जो है वो इंगोर्ज्ड हो जाए और वेनस रिटर्न रुके। वेनस रिटर्न रुकेगा तो नस फूलेगी ना, और फिर उसको टैप भी किया जाता है और हम वहां से ब्लड ले लेते हैं। अब इधर टैप वैप और ब्लड तो नहीं लेना, लेकिन इतना ब्लड रोकना है कि वेनस रिटर्न स्लो हो जाए, और फिर जल्द अज जल्द जो है वो दूसरी मेजर्स का एहतमाम किया जाए। तो पहला स्टेप तो ये करना होता है, ठीक है। इन केस ऑफ स्नेक बाइट खास तौर पे आपको टॉनिक्वेट फौरन तेजी से बांधना होता है, क्योंकि स्नेक बाइट का जो वेनम होता है वो जिस्म में बड़ी तेजी से फैलता है, वो लोकल डैमेज भी करता है और सिस्टमिक रिमोट इफेक्ट्स भी लेकर आता है, खासतौर पे दिल पर और ब्रेन पर। पैरालिसिस कर देता है, खासतौर पे कोबरा का या वाइपर का, ये जो सांप होते हैं उनके वेनम्स में बहुत खतरनाक पॉइजन टॉक्सिन्स होते हैं, ठीक है। तो इंजेक्टेड पॉइजन के साथ ये करना। अच्छा, अगर कोई पॉइजन जो है वो कांटेक्ट कर जाए जख्म से या स्किन से या ऑरिफिसिस में, तो उस जगह को धोना चाहिए। सबसे पहले पानी से धोएंगे, और अगर थोड़ा सा नीम गर्म पानी हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उसकी वॉशिंग बहुत जरूरी है। अब जैसे इसकी छोटी सी मिसाल है, आंखों में मिर्च चली गई या जिल्द पर मिर्चें लग रही है, तो हम क्या करते हैं? हाथ को धोते हैं, आंखों को धोते हैं, ठीक है। तो कॉन्टेक्ट पॉइजन में उस जगह को धोना होता है। फिर है इंजेस्टेड पॉइजन। अब ये जरा सा एक पेचीदा मसला होता है। जहर खा लिया, निगल लिया, अब स्टमक में चले गया, उसके बाद में इंटेस्टाइन्स में चले गया, एब्जॉर्ब होना शुरू हो गया, तो इसमें हम कोशिश ये करते हैं कि जल्द से जल्द इसको उल्टी लाई जाए, वॉमिटिंग इंड्यूस्ड एमेसिस, ठीक है। उसका प्रोसीजर है, तरीका है, वो बताऊंगा अभी मैं आपको। दूसरा है कि स्टमक वॉश किया जाए, मैदे को धोया जाए, ठीक है। ये दो प्रोसेस करने होते हैं इंजेस्टेड पॉइजन्स में। इमेसिस, उल्टी लाना, ये कब की जाएगी, किस तरीके से की जाएगी, ये सुनिए। सबसे पहले शर्त यह है कि विक्टिम जो है वो होश में हो। अगर वो नीम बेहोश है या बेहोश हो चुका है तो फिर उल्टी करवाने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये और नुकसानदेह होगा, जानलेवा हो जाएगी ऐसी उल्टी। देखिए, उल्टी में इंसान का जागना जरूरी है ताकि उसका रिफ्लेक्स सही हो, और दूसरा ये कि वो वॉमिटिंग के दौरान वॉमिटस को एस्पिरेट ना कर ले, सांस की नाली में ना चले जाए। आपको पता है कि ट्रैकिया और ईसोफेगस दोनों एक दूसरे से पैरेलल चल रहे होते हैं, और एपिग्लॉटिस वो खाली एक पॉइंट है जहां पर खुदा ना खास्ता एपिग्लॉटिस खुला रह गया तो ग़िज़ा की नाली में से ग़िज़ा या वॉमिटस जो है वो सांस की नाली में जा सकता है, तो बंदा मर सकता है। ये प्रोसेस होश और हवास में किया जाएगा, बेहोश शख्स में ये प्रोसेस नहीं किया जाएगा, ठीक है। एक तो ये बात क्लियर हो। तो इफ द पेशेंट इज कॉन्शियस एंड कोऑपरेटिव, ठीक है, कोऑपरेटिव भी हो वो। अच्छा, दूसरा ये कि तरीक़ेकार क्या होता है? अमूमन ये होता है कि जो तालू है उस पर टिकलिंग कर दी जाती है तो उल्टी आना शुरू हो जाती है। हलक में उंगली डालकर उल्टी इंड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, चंद ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें वॉमिटिंग नहीं कराई जाएगी। नंबर 1, कोरोसिव। अगर फर्ज करने उसने तेजाब पी लिया है, ठीक है, तो तेजाब पिए हुए केस को आप उल्टी नहीं करवाएंगे, क्योंकि उल्टी में प्रेशर डेवलप होगा और मैदा उसका फट जाएगा अंदर से। वैसे ही कोरोजन और अल्सर्स हो रहे होंगे तो स्टमक फटने के चांसेस होंगे, परफोरेशन होने के चांसेस। फिर स्ट्रिक्नीन पॉइजनिंग, ये कुचला। अब कुचला खाने के बाद क्या होता है कि आदमी को झटके लगना शुरू हो जाते हैं, फिट्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, अगर फेटल डोज में खा लिया जाए। तो ऐसे शख्स को आप उल्टी नहीं कराएंगे। जिसको झटके लग रहे हैं उसको उल्टी करवाएंगे तो और मुसीबत खड़ी हो जाएगी। लिहाजा इसको तो पुरसुकून करना होता है, इसको सेडेटिव देकर उसको सुलाना होता है, और इसको कूल एंड काम प्लेस पर रखा जाता है, ठीक है, स्ट्रिक्नीन पॉइजनिंग वाले केस को। इसी तरीके से केरोसिन या वोलेटाइल ऑयल्स, पेट्रोल पी लिया, तेल पी लिया मट्टी का, ठीक है, इस तरीके की चीजें अगर पी ली तो उसमें भी वॉमिटिंग नहीं करवाएंगे, क्योंकि अगर वॉमिटिंग कराई और वही जो मटीरियल है वो खुदा न खास्ता लंग की तरफ चले गया तो एस्पिरेशनल निमोनिया हो जाएगा। इसी तरीके से कोमाटोस पेशेंट को नहीं कराया जाएगा, ठीक हो गया।
ये 3-4 कंडीशंस हैं जो कि कॉन्ट्राइंडिकेटेड कही जाती हैं फॉर इंड्यूस एमएसएस। अच्छा, अब एमएसएस कराई कैसे जाती है, इसके कई तरीके हैं। हलक में उंगली डालकर कर देते हैं, गर्म पानी पिलाते हैं, नमक तेज पानी मिलाकर यानी ज्यादा कंसंट्रेशन में नमक पानी में मिलाकर ये पिलाया जाता है, उससे उल्टी आ जाती है। फिर इसी तरीके से एपीकैक एक कंपाउंड होता है, ये दिया जाता है, लेकिन इसका रिस्पॉन्स थोड़ा सा स्लो है, लिहाजा ये भी अब यूज नहीं होता। जिंक सल्फेट ये भी इस्तेमाल कराया जा सकता है, लेकिन इसका मसला ये है कि अगर ये स्टमक में से दोबारा निकला नहीं पूरा तो इसकी भी एब्जॉर्प्शन हो जाती है, इसके साइड इफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। अब जो इस्तेमाल कराया जाता है वो है एपोमॉर्फिन। ठीक है बेटा, ये बिल्ली बिल्ली को लेक्चर मत सुनाओ, माइक बंद कर लो, डिस्टरबेंस हो रही है। एपोमॉर्फिन का इंजेक्शन दिया जाता है सबक्यूटेनियस, और इससे जो है इंड्यूस वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, या फिर नेलोक्सोन भी दिया जाता है और इससे भी इंड्यूस वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। अच्छा, जैसे ही वॉमिटिंग स्टार्ट हो उस वॉमिटस मटेरियल को कलेक्ट करना चाहिए। अगर वो उल्टी वाला मटेरियल आपने डिस्कार्ड कर दिया तो पता कैसे चलेगा कि इसको जहर दिया गया था या नहीं दिया गया? तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, वॉमिटस मटेरियल या गैस्ट्रिक लवाज। अभी हम आपको गैस्ट्रिक लवाज भी बताएंगे। तो गैस्ट्रिक लवाज का मतलब होता है स्टमक वॉश। तो स्टमक वॉश में जो सबसे पहला जो फ्लूइड निकलता है, जो सक्शन किया जाता है, उसको कलेक्ट करके सेव करना और केमिकल एनालिसिस के लिए भिजवाना इंतहाई जरूरी है। अदरवाइज आपकी डायग्नोसिस नहीं हो पाएगी और पता नहीं चल पाएगा कि इसको किस किस्म की पॉइजनिंग हुई थी। ठीक है। अच्छा, एपोमॉर्फिन में बस थोड़ा ये ख्याल करना चाहिए क्योंकि ये डिप्रेसेंट भी है, इसके इफेक्ट है, लिहाजा ऐसे पेशेंट्स जो इसमें अंदेशा हो कि ये बेहोश हो जाएंगे तो उसमें नहीं दी जाएगी एपोमॉर्फिन। ठीक है, यहां तक बात क्लियर? यस सर। ओके, अब आ जाइए गैस्ट्रिक लवाज पर। गैस्ट्रिक लवाज जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी कर लेना चाहिए, 4 से 6 घंटे के अंदर अंदर जहर खाए हुए में कर लेना चाहिए। अगर ये वक्त गुजर गया तो फिर स्टमक वॉश का कोई फायदा नहीं होगा। जहर जो है वो मैदे से आंतों में उतर चुका होगा, वहां स्टमक वॉश पॉसिबल नहीं होता। ठीक है। अच्छा, स्टमक वॉश का भी सुन लीजिए, कॉन्ट्राइंडिकेशन यही है कि कोरोसिव पॉइजनिंग में स्टमक वॉश नहीं किया जाएगा क्योंकि प्रेशर बिल्डअप होता है और स्टमक पंचर होने का खतरा होता है। अच्छा, चंद और एहतियातें हैं, मसलन मिनरल एसिड्स, कॉस्टिक सोडा या कॉस्टिक अल्कलीज, इनके केसेस हो उसमें एहतियात बरतनी है। पेट्रोलियम डिस्टिलेट्स, उनमें एहतियात बरतनी है। कोमा का पेशेंट है उसमें एहतियात बरतनी है। स्ट्रिक्नीन का केस हो उसमें एहतियात बरतनी है। तकरीबन वही कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं जो कि एमएसएस में थी। अब आइए स्टमक वॉश कैसे किया जाता है। स्टमक वॉश में एक स्टमक ट्यूब होती है जिसको रेल्स ट्यूब भी कहा जाता है, और ये तकरीबन 1.5 मीटर लंबी होती है और 12.7 mm इसका एक्सटर्नल डायमीटर होता है। रबड़ की ट्यूब होती है, सॉफ्ट होती है। ठीक है, और इसमें से फ्लूइड्स जो है वो बआसानी निकाले जा सकते हैं। होता यह है कि अब फर्ज करें पॉइजनिंग हो गई है, ठीक है, तो नाक के जरिए ये ट्यूब घुसेड़ी जाएगी और हलक से होती हुई इसको इसोफेगस में लेके जाना होगा। ये ऐसा नहीं है कि पहले अटेम्प्ट में ही आदमी कामयाब हो जाए, इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मैनकिंग एपरेटस लिया जाता है, उस पर ये आप लोगों को प्रैक्टिस कराई जाती है और करना चाहिए। इमरजेंसी ट्रीटमेंट जो होता है उसके लिए बेटा थोड़ी सी ट्रेनिंग और स्किल्स की बहुत जरूरत होती है, और ये आपके 5th ईयर में या हाउस जॉब में ये तमाम चीजें कराई जाती है। ऐसा नहीं है कि एनजी ट्यूब जो है वो हर फिजिशियन या हर शख्स जो है या इवन स्टूडेंट उसको पास कर लेगा, ये बड़ा मुश्किल मरहला होता है, इतने आसानी से नहीं होता। क्योंकि हलक के बजाय इसोफेगस के बजाय अगर ट्रैकिया में आपने घुसेड़ दिया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस होती है और ये करने से आता है। मैं आपको लाख समझा दूं, ये करने से ही आएगा। मैनकिन एक होता है, मेडिकल कॉलेज में ये है। इंशाल्लाह ताला हालात सही रहे तो हम आपको एक छोटी सी वर्कशॉप करा देंगे, उसमें बेसिक लाइफ सपोर्ट आपको सिखा देंगे। उसमें सीपीआर होता है और उसमें स्पेशली रिक्वेस्ट पर हम आपको ये एनजी ट्यूब पास करना भी सिखवा देंगे। ठीक है, तो मुझे याद दिलाइएगा और हालात ऐसे हो जाएं कि अल्लाह पाक
सब मामला सेटल कर दे, कॉलेज खुल जाए, क्लिनिकल ट्रेनिंग आपकी शुरू हो, तो अभी बहुत कुछ सीखना है आपने। आईवी लगाना, आईएम लगाना, ड्रेसिंग करना, स्टिचेस लगाना, फर्स्ट एड देना, ठीक है, फ्लूइड रिप्लेसमेंट करना,